सो वेयर वर वी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 3-4 चीज़ें थी, ठीक है। So we had these we had these data sources, और मैंने आपसे कहा था कि बीच में we need to set up this infrastructure, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज़ थी that was the data lake, and the data lake primarily is built on Hadoop, but you can also build the data lake on MongoDB. There are some other options as well for building the data lake. Let me show these to you. We have things like Hudi, yeah, Apache Hudi. So Apache Hudi is a solution which you can use to build a data lake over Hadoop. It's basically a data lake, okay. तो ये Hadoop के ऊपर आपकी पूरी ये उसका देखें इंफ्रास्ट्रक्चर. It's pretty easy. You have this you could have this HDFS, उसके ऊपर Hudi चलेगा, और Hudi के थ्रू आप you can run queries, and you can acquire the data from different data sources. वो उसको ingest कर देगा raw tables को, it will store it on the Hudi data lake, और Hudi data lake के बाद फिर आप मुख्तलिफ किस्म के analytics कर सकते हैं. Redshift is data warehousing, Athena मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, Hive is warehousing, Spark is like real time analytics जो भी करना चाहें. तो this is one possible solution. अगर आप open source जाना चाह रहे हैं तो you can implement the data lake using Apache Hudi. It's you can just see if it's inside here. So ये so this seems okay. अब इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? प्रोवाइडेड कि यू नो कि व्हाट यू वांट हियर एट द बीआई लेवल, आपको डैशबोर्ड पे क्या चीज़ देखनी है, आपने सारा इंजेक्शन कर लिया. अच्छा, इसमें कितना टाइम लगेगा? इंजेस्ट हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस? तो बता सकता है प्रॉब्लम क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज, आईटी वालों के साथ गपशप बातचीत, डेटा समझना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उसको इंजेस्ट करना. Sir, 3 to 4 weeks. Yes, at least 1 month for that. डेटा लेक बनाने में कितना टाइम लगेगा? Sir, I think data lake बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा. जी, डेटा लेक बनाना जो है वो तकरीबन it could be a separate project. पहला प्रोटोटाइप 3 महीने के बाद आ सकता है, लेकिन अगर आप एक शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो आई थिंक ये 2 हफ्तों में भी हो सकता है. 2 हफ्तों में कैसे हो सकता है? 2 हफ्ते में ऐसे हो सकता है कि आप अगर आप इन हाउस टीम बिल्ड कर रहे हैं तो गेट समवन टू इम्प्लीमेंट हुडी. हडूप इंस्टॉल करेगा, वो हडूप के ऊपर हुडी इंस्टॉल करेगा, और आपका डेटा यहाँ से इंजेस्ट होके प्रोटोटाइप कर लेना. जस्ट मेक अ प्रोटोटाइप, डोंट गो फॉर अ फुल फ्लेज्ड एंटरप्राइज वाइड सॉल्यूशन, ठीक है. तो जस्ट मेक अ प्रोटोटाइप. दैट्स प्रोटोटाइप में तो 2 हफ्ते में आराम से आप कर लेंगे. अब उसमें सुबह से लेके रात तक एक बंदा अगर काम करता है ध्यान के साथ, तो 2 हफ्ते के अंदर वो अपाची हुडी को बड़े आराम से कर सकता है, जिसका लिनक्स पे हैंड्स ऑन स्ट्रांग हो. तो विद इन 2 weeks यू विल हैव अ डेटा लेक इंप्लीमेंटेशन इन प्लेस, अ प्रोटोटाइप. सही है? ठीक है जी, क्लियर है? जी अच्छा, सर. अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आई नो व्हाट डू आई वांट हियर, आई नो व्हाट आई वांट टू सी हियर, आई एम हियर, मैंने लेक में डाल लिया है. अब क्या होना चाहिए? जब आपने लेक में डाल दिया तो उसके बाद हम उसकी रैंकलिंग और क्लीनिंग शुरू करेंगे हम. हाँ, अब हम रैंगलिंग शुरू करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि when I have big data, I don't have one problem. I have one major problem. I might need to solve that using 2 sub problems. For example, जी सॉरी, एक क्वेश्चन था जी, रिगार्डिंग सेटअप. आपकी आवाज जरा कम आ रही है, सॉरी, जरा ऊंचा बोलें. सॉरी, डेटा लेक के हवाले से एक क्वेश्चन था
कि आपने भी बताया कि इसमें तकरीबन 3 मंथ्स लगते हैं, या अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक भी करते हैं तो ये 2 वीक्स मिनिमम चाहिए विद समबडी हैविंग एक्सपर्टीज। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे मल्टीपल बिजनेसेस लेट्स से वो कर रहे हैं, कोई बिजनेस हाउस है, तो क्या ये हर एक के लिए सेपरेट डेटा लेक का सेटअप होगा, या ये सिंगल इंस्टेंस के ऊपर ही वो अपने डिफरेंट बिजनेसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए महमूद, बात ये कि it is going to be one data lake for the whole enterprise. But if you have not implemented the data lake before, then it is advisable to implement it for one particular department and test it for 3 months. Okay. When typically होता ही है कि departments आपस में clash पे होते हैं with respect to performance, right? तो जब एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट इसका इनिशिएटिव लेगा और उसको सक्सेसफुली आईटी वालों के साथ बैठ के इम्प्लीमेंट करवाएगा, फिर उसके जब बेनिफिट्स ऊपर की बोर्ड मीटिंग्स में जाएंगे तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स खुद ब खुद आपके पास आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 6 डिपार्टमेंट्स बैठ के डिसीजन लें कि भाई डेटा लेक बनाते हैं। एक ही डिपार्टमेंट होता है जिसको थोड़ी सी आप इचिंग आप कह लें उसको होती है कि यार मैंने एनालिटिक्स करनी है। तो वो टिपिकली बंदा ब्रॉड माइंडेड होता है, एजुकेटेड होता है, ही टेक्स द इनिशिएटिव, ही टेक्स द रिस्क। वो बंदा एक डेटा लेक का इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव लेगा और इफ ही इज एबल टू डू दैट सक्सेसफुली, तो ये इतना देखें इतना मुश्किल काम है नहीं, आपको बंदे चाहिए काम करने वाले। तो अगर आपका 2 हफ्ते में एक प्रोटोटाइप को खड़ा दो हफ्ते में बात कर रहा हूँ सिर्फ अपाची हुडी की, मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। मैं अभी तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रखी नहीं आपके सामने ना, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हैं। तो डेटा लेक की इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी जब आपके पास एक प्रॉब्लम होगा एक डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट को समझ में आ जाएगी कि यार बेहतर यही है कि मेरे पास एक ऐसी रिपोजिटरी हो जो कि ऑब्वियसली ये वाली रिपोजिटरी है कि यार जो मेरी बुनियाद बन जाए तमाम कंपनी के एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, तो वो बंदा अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी जो 2-3 डेटा सोर्सेज हैं उनको डेटा लेक में डालेगा। प्रोटोटाइपिकल कर लें उसको, अपाची हुडी के थ्रू कर लें। प्रोटोटाइप अगर बंदा आपके पास अच्छा है वो आपको 2 हफ्ते में उसको बना के दे देना चाहिए। शर्त ये है कि उसको ये 4 सवालों के जवाब आते हो। राइट। पहले जो बंदा आप हायर करेंगे आप उसको पहले ट्रेनिंग करें कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारा, कंपनी ये करती है ब्ला ब्ला ब्ला, जिसको हम ऑन बोर्डिंग, आप देख रहे हो बड़ी कंपनीज में ऑन बोर्डिंग होती है और ऑन बोर्डिंग में 10 पर्ल्स में आप देख लें, सिस्टम्स में देख लें, आप किसी बड़ी कंपनी में देख लें, आईसीआई में देख लें, वो ऑन बोर्डिंग करते हैं। ऑन बोर्डिंग का क्या मतलब होता है कि भाई अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कंपनी क्या कर रही है तो तुम यहाँ पे क्या जग मारोगे। पहले ये मालूम तो करो कि कंपनी क्या है, मेरा डिपार्टमेंट क्या है, उसमें क्या क्या एम्प्लॉयज हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या केपीआईज हैं। बल्कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो तो ऑन बोर्डिंग पे आपको पूरा पूरा वो एक वेलकम देती हैं, फ्लावर्स और पता नहीं क्या क्या चॉकलेट्स वगैरह, ये अक्सर लोग लिंक्डइन पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, और मैं हैरान हो रहा होता हूँ यार, अच्छा हमें तो कभी नहीं मिला यार। चॉकलेट्स भी मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, डेस्क मिल रहा है, क्यूबिकल मिल रहा है, मतलब वो एक ऑन दैट्स द ऑनबोर्डिंग राइट, कि यू नीड टू गेट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द कंपनी। सही है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड नॉलेज। लेकिन एनालिटिक्स के लिए एज अ बिजनेस मैनेजर you are going to be very very concrete on these things. आपको अगर ये चीज नहीं मालूम तो भाई आप बेहतर है कि आप अपना काम कोई दूसरा कर लें कि भाई ये प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व करना है। कोई भी आपको कंपनी में कन्फ्रंट करे, कोई बॉस कन्फ्रंट करे, ये प्रॉब्लम है मुझे ये सॉल्व करना है, पूरी दुनिया इस तरह कर रही है, आपके फिंगर टिप्स पे बात होनी चाहिए क्योंकि आपने उसका नॉलेज हासिल किया है। हमारा मसला यही होता है कि हमारी कौम का मसला ये है कि हम नॉलेज नहीं हासिल करते, ना रिलीजन का, ना पॉलिटिक्स का, ना स्पोर्ट्स का, और एनालिसिस देने में हम सारे आगे होते हैं। उसको ये कर लेना चाहिए था, उसको वो कर लेना चाहिए था, इसको इस तरह खेलना चाहिए था, और इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो करप्शन नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। भाई आपको क्या पता, भाई अब उसको नॉलेज ही नहीं है आपको कि हाउ इज द गेम बीइंग प्लेड। बॉस को ये करना चाहिए था, बॉस को वो करना चाहिए था। तो ये बातें वो बंदा करते हैं जिसके पास सिर्फ बातें करने को होती हैं। जिसने काम करना होता है ना, तो बॉस उसको खुद अपने पास बिठाता है कि तुम इधर बैठो मेरे पास, तुम्हें काम करना है। तो अब हम लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम हमारे आम तौर पे हमारी नेचर में ये है कि भाई मैं खुद भी उसमें शामिल हो जाता हूँ बाजू का,
बातें हो रही हैं और काम होता नहीं है। जो बंदा ध्यान से काम करता है वो आगे। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ों का नॉलेज है तो आपके लिए एनालिटिक्स इम्प्लीमेंट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब बेसिकली ये है कि पहले हम यहाँ पर एक छोटे लेवल के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, जिसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं या प्रोटोटिपिकल इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो मेरे नजरिए में तो आप ये पूरा काम 2 महीने में कर सकते हैं, अगर आपको इन चारों चीज़ों का इल्म है। अगर आपको इल्म नहीं है किसी नई चीज़ों का, तो फिर तो आपको 6 महीने भी कम है। पहले आप अपना इल्म की मजबूत बुनियाद रखें। रिलीजन में भी यही मामला है। हर आदमी अपने हिसाब से रिलीजन को देखता है, क्योंकि नॉलेज है नहीं। कुरान हदीस का नॉलेज हमारा वीक होता है, और अगर आपने कोई राय लेनी हो तो उसमें सारे आगे खड़े होते हैं राय देने के लिए, विदाउट हैविंग अ नॉलेज। लिहाजा जो है वो सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है हमारा। तो बहरहाल दिस इज द प्लान, ठीक है। तो यू कैन हैव एन अपाची हुडी इम्प्लीमेंटेशन इन माय ओपिनियन आफ्टर गेटिंग द नॉलेज हियर ओवर 2 to 3 weeks और 1 month आप कह लें। इस काम को करने के बाद चलो 1-2 हफ्ते आप ले लें इंजेक्शन के लिए कि जी कनेक्ट करना है, पाइथन की पाइपलाइन बनानी है। अपाची हुडी की पहली इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर वो बंदा तेज है तो 2 हफ्ते मेरे ख्याल में काफी हैं। ज्यादा खींचना है तो 3 हफ्ते कर लें। 3 हफ्ते बहुत होते हैं यार। मतलब ये हडूप इंस्टॉल करना कोई बच्चों वाला काम है भाई। हडूप इंस्टॉल करें एक मशीन के ऊपर, उसके ऊपर हुडी इंस्टॉल करें और देखें उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी एपीआई देखें और चला दें, इंजेस्ट कर लें उसको पाइथन कोड के अंदर। ये कौन सा मुश्किल काम है? फिर 2 से 3 हफ्ते में आप ये काम कर सकते हैं कि आपकी डेटा लेक के प्रोडक्ट। अच्छा, अभी हमने काम किया, डेटा लेक इंप्लीमेंट करने से कोई मसला किसी का हल नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे लोगों को बेनिफिट नजर ना आए। मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स यूजलेस टू से कि हमने डेटा लेक इंप्लीमेंट कर ली है unless you are able to convince the people कि this data lake implementation is reaping me this much benefit over the last 3 months, then it is going to make sense, otherwise it's not going to make sense। ठीक है, तो ये आपने काम कर लिया। लेट्स से कि आपने इसको 3 हफ्ते में, टोटल अभी 2 महीने गुजरे हैं और आपकी डेटा लेक की इंप्लीमेंटेशन तैयार हो गई और यहाँ पर अब आप खड़े हैं। ठीक है, अब आपके पास 1 महीना बाकी है, क्योंकि आमतौर पे जो हम डेडलाइन देते हैं एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स की, दैट इज 3 months। ठीक है, 3 महीने में हम कहते हैं आपको पहला प्रोटोटाइप मिलेगा, बेसिक रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर ट्यून करने के लिए हम आपको महीना और ले लेंगे और 4 महीने में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब आप उसको टेस्टिंग में ले जाएंगे तो हद है खींच के 5 महीने करने हैं, उसके बाद आप टेस्टिंग पे ले जाएंगे। और आमतौर पे जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कंपनी या तो इन हाउस करवा रही होती है या फ्री करवा रही होती है, तो देयरफॉर 6 महीने भी आप ले लें तो उनको कोई इतनी परवाह नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद उसने अमार ने ये बात की कि अब हमारा अगला स्टेप जो है, ये समझ में आ रही ना ये बात, सबको बातें भाई देखें इसको समझें, ये इतनी जान मारनी पड़ रही है आप लोगों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारे स्किल्स जो है ना इसको एक्वायर करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अमार ने जैसे कहा कि अब हमारे पास एक रैंगलिंग का स्टेप आ गया। ठीक है जी, अब एक क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, जैसे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से नूर इसको ज्यादा समझेंगे प्रॉब्ली। अगर मैंने ये डिसाइड करना है कि व्हाट आर दी कस्टमर्स जिनको मैंने अगली मार्केटिंग कैंपेन में टारगेट करना है, आई हैव 10K कस्टमर्स, आई जस्ट वांट टू टारगेट 500 ऑफ देम। तो मेरे वो 500 कस्टमर्स कौन से हैं? सही है, तो आई विल नीड टू ब्रेक दिस अप इनटू प्रॉब्ली 2 different problems. One is probably a BI level problem and the other is a machine learning problem जो कि मुझे इन 500 लोगों के नाम प्रेडिक्ट करके देगा, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली मुझे पहले तो रैंकलिंग करनी है। दे देगा, सॉरी, बकायदा नाम प्रोटेक्ट कर के दे देगा, इतना स्पेसिफिक होगा। जी जी जी, असल में वो एक एल्गोरिथम है, जैसे आपका जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो आपको ये बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताएगा रिस्पॉन्स यस देने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस गाय इज गोइंग टू डू अ रिस्पॉन्स ऑफ यस। ठीक है, तो उसमें से जो टॉप 500 प्रोबेबिलिटीज आती हैं उनको आप अलग कर ले, वो आपके कस्टमर्स हैं। एंड व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड न्यू कस्टमर्स? न्यू कस्टमर्स, तो फिर वो एक तो आपने जो न्यू कस्टमर्स जो हैं वो देन यू विल हैव टू प्रोबेबली डील दैट थ्रू, क्योंकि न्यू कस्टमर्स का आपके पास सारा डेमोग्राफिक रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना, तो वो तो मतलब एक नया बंदा है
तो आपको मशीन लर्निंग तो आप उनके लिए करोगे जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनका डेटा आपके पास है ना। अगर एक न्यू कस्टमर का वही डेटा आपको मिल जाता है जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स का है, न्यू कस्टमर से आपकी मुराद क्या है? न्यू रजिस्टर्ड कस्टमर या लाइक अ नॉर्मल पर्सन अनरजिस्टर्ड? न्यू टारगेट ऑडियंस जैसे मैं अगर चाह रही हूँ नहीं, फॉर वो आपके एग्जांपल पास मुझे रजिस्टर हैं या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं, मैं पूरी पॉपुलेशन से ढूंढना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका ये ना कि ये जो मैं जो मशीन लर्निंग करूंगा वो मैं इन लोगों के डेटा पे करूंगा जिनका डेटा मेरे पास है, ओके उनके एक्सेस का डेटा, लॉगिन्स का डेटा, सेल्स का डेटा, जो मेरे रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, मेरे ट्रस्टेड हैं, जाहिर सी बात है, वो मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। मुझे कहीं और जाके अपना टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे अपने कस्टमर्स मुझे पैसा ला के दे सकते हैं। सही। जो पहले मेरे हाथ में चीज़ें, पहले उसको तो इस्तेमाल करें ना। तो इनके डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग का मॉडल लगा के इनके अंदर से मैं 500 बंदे निकालूंगा जिनके लिए यस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, उन 500 को आप आंख बंद करके मार्केटिंग शुरू कर दें। अच्छा, अगर आप ये चाहती हैं कि नहीं, हम जा रहे हैं किसी और इलाके में, तारिक रोड में जा रहे हैं, या हम अब डिफेंस में जा रहे हैं, या हम लेट्स से कि हम गार्डन एरिया में जा रहे हैं, तो वहां पर जो आप अगर आप देखेंगे कि यार किस बंदे के घर में पैम्फलेट फेंकना है मसलन, राइट, या किस बंदे को मुझे एसएमएस भेजनी है, तो फिर उसकी जो डेमोग्राफिक्स होंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। वो आपको डेमोग्राफिक्स यहाँ से समझ में आएंगी, पीआई से। उसमें आपको बीआई लेवल एनालिसिस काम आएगा कि आमतौर पे यार जब खवातीन होती हैं, इस एज ग्रुप में होती हैं, और इस तरह का उनका फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तो फिर वो खरीद लेती हैं। तो लिहाजा अगर आपको कहीं स्टेट बैंक के डेटा से, नादरा के डेटा से कुछ ऐसी खवातीन मिल जाती हैं जिनको आप डेमोग्राफिकली ऑलरेडी आप समझ देते हैं ओपन सोर्स डेटा से, तो आप उनको एसएमएस भेज दें। लेकिन ब्लाइंड मार्केटिंग करना, ये तो अपना टाइम और पैसे जाया करने वाली बात है। आजकल तो मतलब आई थिंक उसमें उनको 1% रिस्पॉन्स नहीं, इल्ला ये कि कोई बेचारा बहुत ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको पता ही नहीं चीज़ों का, तो वो पकड़ लेगा, हाँ यार चलो 1 रिस्पॉन्ड कर देते हैं, चलो जी पैकेज ले लिया। बहुत सारे लोग बेचारे बाद में कह रहे होते पैकेज चेंज करवाना है, और बेचारों को इतना पता नहीं होता, तो इग्नोरेंस की वजह से ये कंपनीज फायदा उठा लेती हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, शहर में रह रहा है, वो तो कभी भी ये टारगेटेड जो आती रहती हैं, यूफोन से ये ले लें, मोबिलिंग का, कहाँ कौन लिफ्ट करवाता है? अपने पसंद के लोग पैकेजेस ले लेते हैं सोच समझ के। अगर टारगेटेड चीज आने जाए, टेलको कंपनीज टारगेटेड मार्केटिंग करें कि भाई ये बंदे का बैकग्राउंड ये है, ये बंदा हमारे साथ इतने साल के साथ है, ये चीजें इसने सुपर कार्ड इतनी दफा डलवाया है, ये किया, उसके हिसाब से चीजें भेजो, तो कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। वो हम लोग कहाँ करते हैं? अरे कोई भी नहीं करता, शायद ही कोई करता हो इधर टेलकोस के अंदर या मार्केटिंग के अंदर। मुझे तो नहीं पता कि कोई बंदा मार्केटिंग में बहुत कॉन्क्रीट एनालिटिक्स इस्तेमाल कर रहा हो। लिहाजा मार्केटिंग में लाखों करोड़ों के बजट चले जाते हैं, और उसका इस्तेमाल जो है वो पता नहीं मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें देखें कंपनीज की अकलमंदी होती है कि तमाम कंपनीज, मामला इतना गड़बड़ भी नहीं, तमाम कंपनीज बीआई कर रही हैं। हम इसको क्लेम कर सकते हैं अब ना कि बीआई लेवल का एनालिसिस तकरीबन सारी कंपनीज कर रही हैं। अब बीआई लेवल से भी आपको अब बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको कोर्स के लेक्चर के शुरू में बताया, कस्टमर के बारे में चार्ट्स को इस्तेमाल करके 5 साल 3 साल के डेटा पे भी आपको बहुत सारी चीजें कस्टमर के बारे में समझ में आ जाती हैं, जिसके थ्रू आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और यही इस वक्त मेरा ख्याल में हो रहा है ज्यादातर हमारी कंपनीज में। प्रिडिक्शंस नहीं हो रही हैं, प्रिडिक्शंस नहीं हो रही, मशीन लर्निंग ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है, बीआई पर ही काम चल रहा है। और वो चूंकि बीआई एक चीज है जो कि उठ के आ रही है, तो लिहाजा वो उसमें से कुछ चीजें उनकी क्लिक कर जाती हैं। अगर 50% कस्टमर भी आपके ओके रिस्पॉन्स कर दें तो आपका काम बन गया। तो होता ये कि लॉयल्टी की बात है। देखें, हर बिजनेस को ये पता होता है कि मेरे लॉयल कस्टमर, जैसे टीसीएस वालों को ये पता है कि ये 50 कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खत भिजवाने ही हमसे हैं। दे डोंट केयर के हमारे पास कोई खातून आके या कोई मर्द आके अपना पार्सल लाहौर भेजता है नहीं भेजता, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, चलो जी एक्स्ट्रा 2000 आ जाएंगे, एक्स्ट्रा 6000 आ जाएंगे। उनके जो मेन क्लाइंट है वो कंपनीज हैं। अब टीसीएस को पता है कि भाई हमारा पैकेट जो जाएगा आईबीएस है वो हमारे थ्रू जाएगा, डीएचएल के थ्रू नहीं जाएगा और किसी और के थ्रू नहीं जाएगा। बस उन्हीं पे वो मार्केटिंग करते हैं, उन्हीं पे वो सब ये करते हैं, उसी से उनका पैसा बन रहा है।
एनालिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे कंपटीशन टफ होगा ना, वहां पे फिर आपको मशीन लर्निंग अप्लाई करनी पड़ेगी। यही बाहर के मुल्कों में हो रहा है कि वहां पे कंपटीशन हर चीज का बहुत टफ है, एयरलाइंस के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फाइनेंस के अंदर, सैकड़ों कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। लिहाजा उनके लिए मशीन लर्निंग किए बगैर चाराकार अब नहीं है, चाराकार नहीं है। लेकिन हम भी मशीन लर्निंग के थ्रू अपने एनालिटिकल एफर्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बात का जवाब है। ठीक है, समझ में आ गई बात की? जी सर, थैंक यू सो तो मच। हम लोग जो है वो हम लोग बीआई पे चल रहे हैं। तो बीआई भी एक बड़ी, क्योंकि मुझे तो पावर बीआई के बाद तो मैं खुद भी इस बात से एग्री करूंगा कि बीआई पे आप चल सकते हैं और आपको चलना चाहिए। आपको खामखा में मशीन लर्निंग करने की क्या जरूरत है जब आपके रिस्पॉन्स रेट अच्छा आ रहा है। लेकिन अभी तक मेरा कोई नूर आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा अभी तक कोई मार्केटिंग वालों से कोई इतना कोई कॉन्क्रीट वास्ता पड़ा नहीं है कि मार्केटिंग का बजट कितना इस्तेमाल होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, रिस्पॉन्स रेट्स कितने आते हैं। अभी तक आई हैव नो आइडिया। ठीक है, मेरे पास कोई पाकिस्तान की अभी तक कोई केस स्टडी नहीं है। अगर आप मुझे दे सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। सही है, मैं कोशिश करूंगी सर। हाँ मैं आपके हाँ, पास अगर आपको कोई ऐसा एनालिसिस मिल जाता है कि एक्चुअली पैसा जाया हो रहा है या बच रहा है, तो चेक लॉयल एंड बैलेंस भी नहीं कस्टमर्स। होता ना हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में। जी सर चेक एंड बैलेंस का सबसे बड़ा इशू है ना मॉनिटरिंग का, कि मार्केटिंग ने अगर कोई फंड कोई प्रोजेक्ट रन किया है, उसकी इवैल्यूएशन पोस्ट ऑडिट, उसकी कितना टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर यार, नहीं है। सर ये यूएई में तो जितनी देखें, कंपनीज है वहां पर है। हाँ ये तो यूएई बड़ी में कंपनीज में। एतिसलात में मैं मेरा दोस्त से काम कर रहा था, तो उनके पास तो मार्केटिंग के बजट्स के टारगेट्स की इवैल्यूएशन के बाद फिर वो जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो भी प्री अप्रूवल में जाते थे, उसमें वो भी कोई अमेंडमेंट कर देते थे कि भाई नहीं यार ये हाँ जो आप बता रहे हो इससे ये चेंजेस आ सकते हैं। ये चीज तो है, यहाँ ये पर चीज तो है बिल्कुल। हमारा नेशनल कल्चर है ना, जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में भी रिफ्लेक्ट करता है वो हाँ चीज मेजोरिटी भाई, केसेस वो में। असल में ये भी होता है कि मार्केटिंग का जरा जो नजरिया होता है वो जरा डिफरेंट होता है ना। वो मार्केटिंग वालों की ऊपर के लोगों के साथ कैसी सलाम दुआ है, वो उस पे पैसा आप आगे पीछे थोड़ा कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में ये चीज भी बड़ी चल रही होती है। दुबई में तो आप ये काम करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी नो वन इज एवर्स टू द आइडिया ऑफ ऑडिट, कि हमारा कम से कम थोड़ा सा पता हो कि भाई कहाँ जा रहा है, किस तरह हो रहा है। जाया करने के लिए पैसा कौन निकालता है यार। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो आप लोगों को सोचनी चाहिए, चेंज लाना चाहिए कंपनीज के अंदर। तो बहरहाल अब जैसे हमारे ने कहा कि अब हमारा स्टेप है रैंगलिंग। अभी हमारे तकरीबन आप समझ लें डेढ़ 2 महीने आपके गुजर गए अगर आपने डेटा लेक शुरू से इंप्लीमेंट करनी है। रैंगलिंग में तकरीबन आपको 2 वीक्स और चाहिए अगर आप प्रोटोटाइप की बात करें ना। मैंने अब आपको इतनी रैंगलिंग सिखा दी है, मैंने आपको बता दिया है कि देखो मेन प्रॉब्लम 2 होते हैं, डेटा एंट्री एरर्स और मिसिंग वैल्यूज। उनसे कैसे डील करना है आपको अच्छा खासा अंदाजा हो गया। आप ये काम खुद नहीं करेंगे, आप करवाएंगे, प्रॉबेबली आप करवाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि अननेसेसरी डेटा होता है, सैम्पलिंग सही नहीं होती, वो आप सही करवा लें। अननेसेसरी कॉलम्स रिमूव करवा लें, उनकी डेटा की टाइप्स चेंज करवा लें। चौथा काम क्या करना होता है, यू नीड टू रन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, राइट। कि नॉर्मेलिटी टेस्टिंग करो, टी टेस्ट लगा के देखो, अनोवा टेस्ट लगा के देखो, कोरिलेशन चेक करो, हीट मैप्स बना के देखो। आपको डेटा के बारे में बिल्कुल अंदर बाहर सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें इसमें अब ये काम मैंने कह तो दिया है 1 मिनट के अंदर। मसला ये है कि अब आपको मुझसे खुद सवाल पूछना चाहिए कि सर अगर डेटा स्ट्रीमिंग आ रहा हो तो आपको एक दिन में मेरे पास 40-50 हज़ार रोज का डेटा जमा हो जाएगा। आईओटी का डेटा आ रहा है स्ट्रीमिंग, तो एक दिन में तो मेरे पास लंबी लाइन लग जाएगी डेटा की। ऐसा है कि नहीं है? तो अब स्ट्रीमिंग डेटा को मैं रेंगल कैसे करूंगा? वो तो आता जा रहा है पीछे से। तो क्या करेंगे उस केस में? जी भाई, डेटा ये पानी रुक ही नहीं रहा। मैं पानी को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, पानी तूफान आया हुआ है, पानी में तूफान आया हुआ आता जा रहा है, आता जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं उस पानी को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो मैं उसको कैसे रेंगल करूंगा? वो बता सकता है कोई? जी भाई, अमार बताइए। इसको ऑटोमेट कर दो।
जी नूर क्या बोलिए। बोल रहे सर? नूर आप बोलें पहले। सर इसको ऑटोमेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें डेटा तो हमारे पास आ गया ना, तो हमें और आइडिया तो है कि हमारे पास क्या क्या टेबल्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी। फिर हम जिस तरह से हमने रैंक इसको किया है तो हम बता देंगे कि इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें करना है। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है, स्ट्रीमिंग डेटा जो है वो जी सर। स्ट्रीमिंग डेटा का क्या मतलब है? जो कंटिन्यूसली आ रहा होता है। जो कंटिन्यूसली आ रहा होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने उस स्ट्रीमिंग डेटा को इस्तेमाल करना है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? सही। जी उसके लिए मुझे उसको डेटा लेक में डालना पड़ेगा, ये मैंने डाल लिया। डेटा आता जा रहा है, डेटा लेक अपडेट होती जा रही है। अब मैंने उसको साफ करना है, लेकिन वो तो आता जा रहा है, वो तो मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है डेटा लेक के अंदर। मैं क्या करूं? किस तरह सर साफ उसका करूंगा मैं सैंपल उसे? ले सकते हैं। हाँ, हम उसका सैंपल लेंगे, सैंपल की बेस पे हम काम करेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, सो जो स्ट्रीमिंग डेटा होगा उसको हम फिर नहीं यूज करेंगे। हाँ मतलब मैं कहूंगा यार ऐसा करो कि पिछले 6 महीने का स्ट्रीमिंग डेटा का सैंपल दो, या मैं इस तरह करूंगा, मैं कहूंगा कि 6 महीने पुराना सैंपल दो। तो जैन से लेके जून तक का डेटा मुझे मिल गया, मैं उसको रैंगल किया, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में सब कुछ समझ लिया। अच्छा, अब मैं टेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं जुलाई से दिसंबर का डेटा जो है वो मैं देखूंगा कि क्या उस पर रैंगलिंग के वही आउटपुट्स आते हैं जो मैंने पहले 6 महीने पे किए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। हाँ, जैसे ये मेरा पूरा डेटा है पूरे साल का, ये बहुत ज्यादा है, तो मैं पहले 6 महीने का डेटा लूंगा, इस पे पूरी की पूरी मैं रैंगलिंग करूंगा, मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर मैं देखूंगा कि ये जो बाकी 6 महीने का डेटा है उसमें भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैं बेसिकली मैंने यहाँ पर 6 महीने का सैंपल लेके मुझे ये पता चल गया कि मैंने इस डेटा को रैंगल कैसे करना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो विंडो लगानी पड़ेगी ना। डेटा तो आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो लिहाजा स्ट्रीमिंग डेटा में अप्रोच हमारी ये होती है कि हम डेटा को विंडोज में डिवाइड कर देते हैं और मुख्तलिफ विंडोज पे रैंगलिंग करके देखते हैं कि उनके आउटपुट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर उनके आउटपुट्स बराबर आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि हाँ भाई, हमें ये पता चल गया है कि रैंगलिंग इस डेटा पे किस तरीके से करनी है। वो जो अमार ने सवाल पूछा था शायद कि, या महमूद ने पूछा था कि अगर पैटर्न चेंज हो जाए मिसिंग वैल्यू का तो हमने ऑटोमेट कर दिया, फिर क्या करेंगे? ये उससे रिलेटेड उसका जवाब है कि भाई स्ट्रीमिंग में तो इतना ज्यादा डेटा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो हम कितना लें? तो मैं कहूंगा भाई पहले मुझे 1 साल का डेटा दे दो, पहले 6 महीने का मैं एनालिसिस करूं, रैंगल करूं, और मेरे पास बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आ जाएंगी। फिर मैं अगले 6 महीने का करूं और मैं देखूं कि मेरे आउटपुट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर मैं उससे अगले 6 महीने का लूं, फिर उससे अगले 6 महीने का लूं। इस तरह अगर 6 6 महीने के डेटा पे मेरी एक ही तरह के आउटपुट्स आ रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटा में नॉर्मल डेटा कौन सा है, क्लीनिंग के क्या क्या काम होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। समझ में आ गई बात की? सर मुझे ये समझ आ रहा है कि फिर तो ये बहुत ज्यादा काम है, तो मतलब ये कंटिन्यूस काम है रैंडलिंग करना, तो फिर नहीं नहीं, ये तो स्ट्रीमिंग डेटा। कंटिन्यूअस काम नहीं है। रैंगलिंग तो आपने बीआई के लिए भी करनी है। तो बेसिकली स्ट्रीमिंग में एवरी सिर्फ 6 मंथ्स हम कर रहे एवरी 6 मंथ्स नहीं। देखिए, हम तो अभी पाइपलाइन बना रहे हैं ना, अभी हमने पाइपलाइन बनाई नहीं है। मुझे, मेरा गोल रैंगलिंग का क्या है कि मैं ये जान लूं कि इस डेटा को रैंगल किस तरह करना है, इसको क्लीन किस तरह करना है, और इस पे जो हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं उसका आउटपुट क्या आता है। एक तरीका सही ये है सही। कि मैंने आपसे कहा है कि पिछले 3 साल का डेटा लें, उसको रैंगल कर दें। आप स्ट्रीमिंग में भी ओके। यही अप्रोच रख सकते हैं, पिछले 3 साल का डेटा लें, उसको रैंगल कर दें। लेकिन मैं सिर्फ कह ये रहा हूं कि 3 साल का डेटा को रैंगल करने के बाद, क्योंकि डेटा मुस्तकिल आता जा रहा है तो आपके पास अच्छा डेटा आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, आप अपनी रैंगलिंग को टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ न्यू डेटा के ऊपर कि आया कि मैंने जो काम किया वो सही किया भी है कि नहीं किया। सही है? सही सर सही। समझ में आया सबको कि नहीं आया?
अच्छा चलें, लेट्स से कि अभी 2021 चल रहा है ना, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये 6 महीने को भूल जाए। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। चलो, मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रीमिंग डेटा दिया और उसमें और भी डेटा, उसमें स्ट्रक्चर डेटा भी है। मैंने आपको कहा मार्च 18 से मार्च 21, ये डेटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। आपने इस पूरे डेटा को यहाँ पे सारे वो काम कर लिए जो मैंने करते, और आपको पता चल गया। रैंगल के बाद आपको क्या पता चलेगा? रैंगलिंग के बाद आपको किस चीज का पता चल जाएगा जी? सर हमें डेटा इंसाइट्स में जाएंगे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो ये हमें कि कौन कौन से कॉलम पे किस किस तरह की रैंगलिंग करनी है। हाँ, कौन कौन से कॉलम में किस किस तरह रैंगलिंग करनी है, उसकी पॉलिसीज हम बना सकते हैं डेटा गवर्नेंस में। हर कॉलम के डेटा की आपको समझ में आ जाएगी यूजिंग बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड नॉर्मेलिटी टेस्टिंग, हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट। आपको अपने डेटा का सारा एनालिसिस समझ में आ जाएगा। आपको पता चल गया। मैं आपको सिर्फ कह ये रहा हूँ कि अब आपका डेटा एनालिसिस के लिए तैयार है। लेकिन स्ट्रीमिंग डेटा में आपको फायदा यह है क्योंकि डेटा मुस्तकिल आता जा रहा है, लिहाजा जो भी आपने रैंगलिंग की है आप उसको उस वक्त नए डेटा पे टेस्ट भी कर सकते हैं। बस मैं ये आपको कह रहा हूँ, जब तक आपने रैंगलिंग कंप्लीट की तो आपको 10 दिन का डेटा और मिल गया। अब आप 10 दिन का डेटा उन्हीं पॉलिसीज पे रैंगल करें जिस पॉलिसीज आपने बनाई है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार मेरी चीज सही चल रही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यस सर, सिंपल। हाँ ये अच्छा। अब देखिए, 2 काम थे। डेटा लेक बनानी थी, ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। डेटा रैंगलिंग करनी थी। अच्छा, अब मुसीबत ये है, जब मेरे पास बिग डेटा होता है तो मेरे पास 2 किस्म की चीजें होती हैं, स्ट्रीमिंग और स्ट्रीमिंग डेटा होता है। और कौन सा डेटा होता है जी? सर आई डोंट नो। नॉन स्ट्रीमिंग। सही। नॉन स्ट्रीमिंग डेटा कौन सा है? कस्टमर का डेटा। कस्टमर का लॉगिन स्ट्रीमिंग थोड़ी होता है। ये थोड़ी मैं हर वक्त लॉगिन करता रहता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे पास 2 किस्म का डेटा होता है, स्ट्रीमिंग डेटा, नॉन स्ट्रीमिंग डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा, नॉन स्ट्रीमिंग डेटा, और इन दोनों के एनालिसिस का तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर मेरे पास ट्विटर का डेटा आ रहा है, वो क्या है, स्ट्रीमिंग है या नॉन स्ट्रीमिंग? सर इट्स स्ट्रीमिंग, बट अगर ट्विटर के हर बंदे का ये देखें कि ये किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है और इधर मेल है या फीमेल है, तो वो नॉन स्ट्रीमिंग हो वो गया। नॉन स्ट्रीमिंग हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ट्विटर का और डेटा स्ट्रीमिंग है। आईओटी का डेटा स्ट्रीमिंग है या नॉन स्ट्रीमिंग? इट्स कंप्लीटली स्ट्रीमिंग। ये कौन स्ट्रीमिंग? एटीएम यूजेज का डेटा स्ट्रीमिंग है या नॉन स्ट्रीमिंग? सर वो भी दो नॉन स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीमिंग भी या नॉन स्ट्रीमिंग दोनों। अब स्ट्रीमिंग होगा सर। वो बीच की चीज है, मतलब वो इस तरह रियल टाइम स्ट्रीमिंग नहीं है। लेकिन एटीएम खाली कब होता है? रात को खाली होता है। तो दिन में स्ट्रीमिंग है, रात को नॉन स्ट्रीमिंग है। सही है, मतलब क्वाजी बीच में चीज है, लेकिन आप उसको नॉन स्ट्रीमिंग ही डालते हैं तो बेहतर है। ठीक है, एटीएम यूजर का डेटा नॉन स्ट्रीमिंग है। व्हाट अबाउट ई कॉमर्स यूसेज? सो वो तो स्ट्रीमिंग ही है। स्ट्रीमिंग एंड नॉन क्या स्ट्रीमिंग क्यों ज्यादा स्ट्रीमिंग? मैं हर वक्त लॉगिन थोड़ी करता हूँ सर लेकिन दुनिया में कहीं से भी कोई भी बंदा कुछ भी हाँ, खरीद दुनिया रहा है तो में वो कहीं से भी लोग लॉगिन कर सकते हैं किसी वक्त भी, तो वो स्ट्रीमिंग ही बन जाता है। सही है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रीमिंग डेटा को एनालाइज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो स्ट्रीमिंग है, और नॉन स्ट्रीमिंग डेटा को एनालाइज करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। आमतौर पे नॉन स्ट्रीमिंग डेटा में हम कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। दो किस्म के एनालिसिस है ना, बीआई वेयरहाउसिंग और मशीन लर्निंग या फोरकास्टिंग। नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे कौन सा एनालिसिस हो सकता है? नॉन स्ट्रीमिंग पे फिर दोनों हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे बीआई भी हो सकता है, मशीन लर्निंग, लेकिन टिपिकली मशीन लर्निंग आप कह लें होती है।
स्ट्रीमिंग डेटा जी। जो होता है, जैसे पेशेंट का वो आ रहा है, पेशेंट का हार्ट रेट आ रहा है, पेशेंट का बीपी आ रहा है, आईओटी के सेंसर से कोई, वो स्ट्रीमिंग डेटा जो है उस पे क्या एनालिसिस होता है? सर उस BI पे मशीन लर्निंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फोरकास्टिंग एंड BI। हाँ, मशीन लर्निंग मुश्किल, रियल टाइम मशीन लर्निंग, देयर इज नो सच थिंग। लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल काम है। रियल टाइम डेटा पे हम ज्यादातर बीआई, और बीआई का मतलब वेयरहाउसिंग, वो करते हैं, और नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे हम आम तौर पे ऐसी क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं जो बड़ी भारी हो, या फिर मशीन लर्निंग करते हैं। लेकिन जैसे नूर ने कहा कि बीआई नॉन स्ट्रीमिंग पे आप बीआई भी कर सकते हैं, जैसे हम आजकल पाकिस्तान में नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे बीआई कर रहे हैं, सारे लोग यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बिग डेटा की बात करते हैं तो भाई हमें दो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप बिग डेटा की बात करते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? स्ट्रीमिंग एनालिसिस एंड नॉन स्ट्रीमिंग डेटा एनालिसिस। ठीक है। यस सर। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि रैंगलिंग के बाद मुझे अब चीजों को तोड़ना है। रैंगलिंग के बाद मुझे अब चीजों को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। और अगर कोई ज्यादा, मेरे से ज्यादा अक्लमंद आदमी हो तो वो ये कहेगा कि भाई ये आप गलत बात कर रहे हैं, आप यहीं पे तोड़ें, डेटा लेक के बाद आप दो हिस्से तोड़ दें। क्योंकि रैंगलिंग जो है वो एनालिसिस, हर एनालिसिस के लिए रैंगलिंग अपनी अलग होती है। अगर आप स्ट्रीमिंग डेटा एनालिसिस अलग कर रहे हैं, नॉन स्ट्रीमिंग अलग कर रहे हैं, तो उनकी रैंगलिंग भी आप अलग अलग करें। जी, जिस मसलन, तरह से आपने अप्रोच बताई थी पहले, हाँ देखें, एवरेज होगी और वो एक साथ होंगे। जी जी, आईओटी का डेटा में आपको ज्यादा रैंगलिंग करने की जरूरत नहीं। आईओटी के डेटा में आपके पास टाइम ही नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हारी अप्रोच से एग्री नहीं करता, तो मैं आपसे एग्री करूंगा। आप डेटा लेक, आप कहें भाई डेटा लेक ये है, फिलहाल मेरी डेटा लेक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसमें ये 6 चीजें गिर रही हैं आके, और मैं कलेक्टिवली सबको रैंगल करने का तरीका मैं एक अलग से करूंगा। जब मैं डेटा रैंगल कर लूंगा उसके बाद आप स्ट्रीमिंग नॉन स्ट्रीमिंग की बात करो, आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्ट्रीम्स होंगी जिनको बहुत ज्यादा रैंगल करने की आपको जरूरत नहीं है। मसलन पेशेंट का हार्ट रेट आ रहा है, तो सर इसके अंदर डेटा एंट्री एरर हो ही सकते हैं हो IoT सकते में। हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप रैंगल पहले कर लें सारे डेटा को, अच्छा, या फिर अगर कोई बंदा यहाँ से ही तोड़ना चाह रहा है तो आप स्ट्रीमिंग डेटा की रैंगलिंग थोड़ी हल्की रख लें, नॉन स्ट्रीमिंग की रैंगलिंग बड़ी मजबूत रखें, क्योंकि वो मशीन लर्निंग की तरफ बात जानी है। ठीक है, उसको डेटा को समझना बड़ा जरूरी है, इवन बीआई के लिए भी बड़ा जरूरी है। लेकिन स्ट्रीमिंग डेटा के अंदर हमारे पास मतलब अ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि पीछे से प्रेशर बहुत है आपके ऊपर। मतलब कस्टमर की जान का खतरा है ना, मतलब पेशेंट है, उसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो रही है और आप बैठ के उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। या भाई क्या हो गया, तबीयत सही है? यहाँ पे हम पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको वहां पे पड़ी हुई है कि डेटा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो वो आप काम साइड पे कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं वही नहीं कह रहा कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम स्ट्रीमिंग और नॉन स्ट्रीमिंग को नजरियाती तौर पे देखें तो उनकी रैंकलिंग भी अलग होनी चाहिए। सही है। यस सर, ठीक है। हाँ, ये अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा फिक्स रूल है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बेहतर यही है। आप अगर इस पॉलिसी को फोर्स करना चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे हमने नहीं तोड़ा, तो ना तोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भाई, देखिए ना, अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा लेक के अंदर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, उसमें स्ट्रीमिंग भी है, उसमें नॉन स्ट्रीमिंग भी है। तो जब आप यहाँ से रैंगल करने के लिए उठाएंगे तो आप स्ट्रीमिंग को अलग उठाएंगे, नॉन स्ट्रीमिंग को अलग उठाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली एक आपने शुरू से ही उनको अलग रखा हुआ है। तो इट डज मेक सेंस कि उनकी रैंगलिंग भी अलग होगी, तो लॉजिकली वो यहीं से चीजें टूट जाएंगी दो में। लॉजिकली यही होगा, यहीं से चीजें बीच में टूट जाएंगी, राइट। ये रैंगलिंग स्टेप हो गया, और मैं भी, मतलब मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप रैंगलिंग अलग से पाइपलाइन बनाना शुरू कर दें। अब जो कहानी आई, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेज करूँ, परेशान ना होइएगा।
मैं अगर इसको यहाँ से अरेज करूँ, मैं यहाँ पे इसको कहूँ भाई ये तो आ जाए इधर यहाँ पे और तुम यहाँ पर आ जाओ। अब ये एक पूरी मेरी पाइपलाइन है और ये एक मेरी पूरी पाइपलाइन है और जनाब ये लेट मी जस्ट हाँ ये बीच में मुझे लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ये बीच में एक अलग चीज़ है जो मैं अभी बात नहीं कर रहा। ये मेरी जनाब रैंगलिंग और एनालिसिस की पाइपलाइन है फॉर स्ट्रीमिंग डेटा और ये मेरी रैंगलिंग और एनालिसिस की पाइपलाइन है फॉर नॉन स्ट्रीमिंग डेटा। खत्म होगी बात। अच्छा अब आप मुझसे पूछेंगे क्या ये दोनों आपस में बात करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, असूलन तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा के एनालिसिस करने की मेरी रिक्वायरमेंट्स और हैं, अगरचे मैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। बस मैंने पेशेंट की, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे पेशेंट को मैं रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा हूँ, उसके साथ बॉडी सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि मुझे उसके वाइटल्स बता रहे हैं, वो रियल टाइम में मेरी टैबलेट के ऊपर डेटा अपडेट हो रहा है, मुझे वो नजर आ रहा है। जैसे ही कोई गड़बड़ होती है मैं उसको फोन कर देता हूँ कि भाई फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारा हार्ट अटैक का खतरा है, राइट। इसके साथ साथ ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है जो यहाँ से मिल रही है मुझे नॉन स्ट्रीमिंग डेटा से, वो ये बता रहा है कि पेशेंट मेरे पास कितने साल से है और पेशेंट की मोर्टेलिटी का क्या चांस है और जनाब पेशेंट जो है ना वो कितनी दफ़ा मेरे पास विजिट कर चुका है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का वो क्या है, कुछ प्रेडिक्शंस भी जनरेट करके बता रहा है, मे भी कुछ फोरकास्ट भी जनरेट करके बता रहा हूँ, राइट। तो डॉक्टर को जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है माइंड यू, उसके अंदर मेरे स्ट्रीमिंग का भी डेटा नजर आ रहा है, नॉन स्ट्रीमिंग के भी आउटपुट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, सॉरी इधर, डॉक्टर को एक चीज यहाँ नजर आ रही है, एक चीज डॉक्टर को यहाँ नजर आ रही है, ये नॉन स्ट्रीमिंग नजर आ रहा है, ये स्ट्रीमिंग नजर आ रहा है, लेकिन डैशबोर्ड कितने भाई, ये एक ही डैशबोर्ड है, सही है। जी सर। Yeah, I was also thinking कि basically we can have both things, right? कुछ डेटा ऐसा होगा जो continuously आ रहा होगा, कुछ होगा जो fixed होगा। हाँ ये हम यहाँ हमने क्या बात की थी कि कुछ डेटा आपका IoT से आ रहा है, ट्विटर से आ रहा है, कुछ डेटा आपका ऑरेकल से आ रहा है, तो ऑरेकल का डेटा तो फिक्स्ड है, वो नॉन स्ट्रीमिंग एनालिसिस में चला जाएगा, राइट। सही है। अच्छा अगर आप कहते हैं नहीं भाई मुझे IoT का कुछ डेटा जबरदस्ती नॉन स्ट्रीमिंग में डालना है मशीन लर्निंग के लिए, तो डाल लो भाई, डाल लो, ये रैंगलिंग में डाल लो, आपकी मर्जी है, या डेटा लेक में उसको मिक्स कर लो। डेटा लेक में बहुत बड़ा काम, देखें हम इसकी बहुत तफसीलों में नहीं जा सकते, डेटा लेक में काम ये होता है कि मुझे मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज को इंजेस्ट करके उसको रेलिवेंट जगह पे स्टोर करना है। अभी तो मैंने आपसे कहा है कि सारी चीजें हडूप पे फेंक दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो सकता है मुझे मोंगो डीबी में कुछ डेटा डालना पड़े, कुछ और बाकी सारा डेटा मुझे हडूप पे डालना पड़े, तो मेरे पास डेटा लेक के अंदर भी 2-3 डेटा सोर्सेज हो सकती हैं, हो सकता है ऑरेकल भी उसमें शामिल हो सकता है कि उसके अंदर ऑरेकल भी शामिल हो, तो यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 चीजें चल रही होंगी, मुझे तफसीलात अभी आपको नहीं बताई जा सकती, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सही है जी, ओके। तो जब यहाँ डेटा सोर्सेज भी अलग अलग होंगी तो मेरे लिए यहाँ पर डिफरेंट पाइपलाइंस बनाना आसान हो जाएगा। आप बस अपने जहन में ये बात रखें कि स्ट्रीमिंग और नॉन स्ट्रीमिंग डेटा को मुझे अलग एनालाइज करना पड़ता है और करना चाहिए, मुझे उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ओके सर। और ओके ये सर। चीज जो है ना ये ज्यादा काम आती है बिग डेटा के अंदर। इवन जो देखें, इवन जो आपका ट्रांजैक्शन डेटा है, तो कंपनीज में ट्रांजैक्शन डेटा रोजाना अपडेट हो रहा होता है ऑरेकल में, वो भी स्ट्रीमिंग डेटा है, ट्रांजैक्शन तो धड़ाधड़ आ रही होती है, सेल्स की ट्रांजैक्शन। सिर्फ एक इंश्योरेंस आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस में जरा डेटा थोड़ा सा नॉन स्ट्रीमिंग है क्योंकि वो पेमेंट होती है तो वो अपना रिकॉर्ड करते होंगे रो, लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन इंश्योरेंस देखी हुई है कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, मेरे एजेंट्स कहाँ जा रहे हैं, तो वो रियल टाइम डेटा वो स्ट्रीमिंग बन जाएगा उनके लिए। अब ये इसके लिए एक बहुत वसी आपको दिमाग चाहिए, बहुत वसी दिमाग चाहिए इस चीज को संभालने के लिए, ये पूरा आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपको एक बड़ा वसी नजरिए पे सोचना पड़ेगा। अभी तो हाल ये है कि अभी तो हमारे BI और वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट हमारे अभी तक क्लियर नहीं थे, तो ये आप बस आप बात याद रखें कि इन चीजों को केटर करने के लिए यू नीड टू हैव 2 डिफरेंट पाइपलाइंस इन प्लेस। अब आप ये देखें
कि ये जो मैंने डब्बा बनाया था अब इसके अंदर कितना काम बढ़ गया। एक तो मैंने उसके अंदर डेटा लेक बनानी है, फिर डेटा लेक के अंदर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें सेट करनी है, फिर मुझे 2 पूरी पाइपलाइंस अलग इम्प्लीमेंट करनी है, उनके मकसद डिफाइन करने हैं विद रिस्पेक्ट टू माय प्रॉब्लम जो कि मैंने यहाँ किया है। मैंने आपको 2 चीज़ों की मिसाल दी। देखें ये काम मुश्किल नहीं है, आपको डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए काम मुश्किल नहीं है, बिजनेस वालों के लिए ये काम अजाब है, डेटा साइंस वालों के लिए भी ये काम अजाब है, क्योंकि उनको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। आप जो है ना बिजनेस एनालिस्ट की जो पोस्ट है वो बेसिकली इस चीज को बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकता है। तो मेरे पास 2, अच्छा मुमकिन है कि आप कहते भाई मुझे नॉन स्ट्रीमिंग से गर्ज, मुझे स्ट्रीमिंग डेटा से फिलहाल गर्ज नहीं है, तो ठीक है काट दें उसको, पाइपलाइन डिलीट कर दें, उसको उसको डिलीट कर दें, उसको आर्काइव कर दें, ठीक है भाई नॉन स्ट्रीमिंग करते रहो। आप कहें मुझे नॉन स्ट्रीमिंग से गर्ज नहीं है, ठीक है इसको रोक दो पाइपलाइन को। ये नहीं है कि पक्का मुझे चलानी आप इसको रोक दें, उसको डिसेबल कर दें पाइपलाइन को। सही है। तो ये अब हमारे दैट इज द रीजन दैट वी नीड। अच्छा मैं बताता हूँ कि ये चीजें क्लियर हो गई सबको। यस सर। हाँ, अब जो बैंकिंग से लोग हैं या जो बैंकिंग से नहीं भी हैं वो जरा मुझे बताएं कि डेटा लेक, स्ट्रीमिंग और नॉन स्ट्रीमिंग एनालिसिस के बारे में जरा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको इस आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ सकती है। शाबाश जल्दी बताएं। सर वो जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है उसके लिए तो स्ट्रीमिंग डेटा को खास तौर पे अलग रखना चाहिए हमें। हाँ शाबाश, बहुत अच्छी मिसाल है। फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में बात करें, बैंक्स में क्या फ्रॉड होते हैं? सर सबसे पहले तो जो स्ट्रीमिंग डेटा है उसका कुछ सैंपल लेके उस पे मशीन लर्निंग लगा के फिर उस मशीन लर्निंग के मॉडल को अगर हम स्ट्रीमिंग डेटा पे लगाएं जो कि बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन उससे आप फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। नहीं मैंने पूछा है कि बैंक्स में फ्रॉड होता क्या है, बैंकिंग में फ्रॉड का मतलब क्या है? KYC का फ्रॉड सर। क्या मतलब है उसका, एक्सप्लेन करें। लाइक गलत किसी भी इंफॉर्मेशन तरह से, देना, अपनी गलत लोन्स पे डिफॉल्ट करना, गलत क्या करना जरा? गलत इंफॉर्मेशन अपनी देना इनकम लेवल्स के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में। सर एक रिसेंटली फ्रॉड एक को आप फ्रॉड कैसे हुआ था पकड़ेंगे? वेल फार्गो में रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ था जिसमें काफी सारे कंज्यूमर्स के फेक अकाउंट खोले गए थे टू मीट द सेल्स टारगेट बाय सेल्स एंड मार्केटिंग टीम रिसेंटली। माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। आईटी का ही फ्रॉड हाँ था। अच्छा, ये लेट्स टेक दिस, जो हाफिज इकबाल ने कहा है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल के कस्टमर्स के फेक अकाउंट्स खोले गए। इस फ्रॉड को मैं कैसे पकड़ूंगा? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मुझे मशीन लर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छा शायद महमूद आपने ही बात की थी कि रियल टाइम में हम मशीन लर्निंग लगा रहे हैं। फराज आपने कहा था रियल टाइम में मशीन लर्निंग नहीं होती। होता यह है कि मशीन लर्निंग हम नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे करेंगे, रियल टाइम डेटा पे उसको टेस्ट करेंगे। रियल टाइम डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में जाएगा और आउटपुट करके बता देगा भाई ये फ्रॉड हुआ है। सही है। रियल टाइम डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल टेस्ट होगा, लर्न नहीं होगा। लर्न हम नॉन स्ट्रीमिंग पर ही करते हैं। तो नॉन स्ट्रीमिंग हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा। हाँ, ट्रेनिंग डेटा सेट जो हाफिज इकबाल ने जो एग्जांपल दिए ना, उसमें हमें एक ट्रेनिंग डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम ये करेंगे कि हम पास्ट बेसिकली नहीं, हम ये करेंगे कि हम कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग का डेटा वो हम इकट्ठा करेंगे अलोंग विद द कस्टमर डेटा, कि ये कस्टमर था, उसके ये डेमोग्राफिक्स थे और अकाउंट ओपनिंग का उसका ये डेटा है कि इस दिन अकाउंट ओपन हुआ, इतने डिफॉल्ट डाले, ये डाले, वो डाले। सही है। अच्छा अब हम बात रही है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दें। ये डायग्राम आई डोंट नो कि मैं इसमें नीचे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। आई थिंक आई कांट गो बिलो दिस।
तो मैं आपको किस तरह बताऊं, लेट मी गो बैक टू दी पावर पॉइंट हियर। पावर पॉइंट तो खोली नहीं यार, ये तो ये पावर पॉइंट तो खोलने का। ओके मैं इस तरह करता हूँ कि लेट मी डू अ ट्रिक हियर। अच्छा ये मैंने ये कर दिया है माशाल्लाह से, सेपरेट, पर यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताया है और इसको हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट टू अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, राइट। So in order to detect the creation of fake accounts in real time, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि I need to understand कि account creation का pattern क्या है। हाँ ये तो I will not have the data for fake accounts, क्योंकि fake accounts पहले कभी create मेरी कंपनी में नहीं किए गए बैंक में, राइट। सर एक क्वेश्चन, केवाईसी या फेक अकाउंट क्रिएशन, ये हम इसको क्या स्ट्रीमिंग डेटा कंसीडर करेंगे या नॉन स्ट्रीमिंग रहेगा? आई थिंक ये तो नॉन स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बात आप लोग शायद अभी समझे नहीं। देखें जब भी आप मशीन लर्निंग करते हैं ना, राइट नाउ, अभी नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो जब आप मशीन लर्निंग करते हैं ना, तो यू नीड टू डू दैट ऑन नॉन स्ट्रीमिंग डेटा। वो स्ट्रीमिंग पे हो ही नहीं सकती भाई। स्ट्रीमिंग में आप क्या करते हैं कि नॉन स्ट्रीमिंग डेटा आप पिछले 3 साल का इकट्ठा करेंगे, उस पर आप मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है। आपने जो इकबाल अभी प्रॉब्लम बताई है, मैं उसको अभी डिस्कस करता हूँ कि उसमें हम मशीन लर्निंग किस तरह करेंगे। वो एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम है, मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह होता है। होता यह है कि जब आपने मॉडल लर्न कर लिया, व्हेन यू लर्न द मॉडल आप मशीन लर्निंग क्यों करते हैं? ताकि आप रियल टाइम में प्रेडिक्शंस को जनरेट करवा सकें। तो मॉडल लर्न किया जाता है नॉन स्ट्रीमिंग डेटा पे, और जब आपके पास स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, मतलब एक कस्टमर ने अकाउंट खोला, ये स्ट्रीमिंग में आ रहा है ना, मैंने अभी अकाउंट खोला, वो स्ट्रीमिंग डेटा है। तो अब उस ये इनपुट मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दूंगा, वो बता देगा भाई ये फेक है। सही है, चीज क्लियर हुई है जी? जी भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी सर। हाँ, तो जब भी मैंने मशीन लर्निंग करनी होती है, मेरे पास नॉन स्ट्रीमिंग डेटा होता है, जिसको हम स्टैटिक डेटा भी कह सकते हैं। वो 3 से 5 साल का डेटा होगा। मैं उसके पूरे पर एक मशीन लर्निंग का पूरा क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। मैं मशीन लर्निंग मॉडल को बैकग्राउंड में हडूप के ऊपर लर्न करूं या जैसे लर्न करूं, वो सारा नॉन स्ट्रीमिंग काम होगा। जब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय हो गया है, अब मैं उसको रियल टाइम डेटा में दे दूंगा। मैं लर्निंग नहीं करूंगा रियल टाइम में भाई, मैं उसकी सिर्फ यूज करूंगा कि मेरे पास ये डेटा आया, नया अकाउंट खुला, मॉडल ने बता दिया भाई ये फेक है। लर्निंग नहीं कर रहा मैं। अगर मुझे मॉडल को रीलर्न करना है, अपडेट करना है, तो वो भी नॉन स्ट्रीमिंग में 2-3 महीने के बाद जाके मॉडल में अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं रियल टाइम में मशीन लर्निंग नहीं करता। सही है, ये क्लियर है सबको भाई? ये देखें कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ये वीडियो को सुन लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अच्छा अब ये मामला क्लियर होगा। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमें सबमिट हुआ है। लेट्स से कि मैं हूँ बैंक हूँ, लेट्स से एचबीएल हूँ, एचबीएल इस्लामिक हूँ, जो भी हूँ व्हाटएवर, ठीक है। अब मेरे पास फ्रॉड हुआ, मेरे पास फेक अकाउंट का डेटा आया, किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट किया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे बैंक के अंदर अब कभी भी फेक अकाउंट का, लेट्स से कि मेरे बैंक में आज तक फेक अकाउंट का मसला नहीं आया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं रियल टाइम में जब कोई बंदा अकाउंट बना रहा हो, तो मुझे फौरन पता चल जाए कि ये फेक अकाउंट है, राइट। तो अगर इस प्रॉब्लम को आपने मशीन लर्निंग के थ्रू हल करना है, तो उसका तरीका तो ये है कि आपके पास डेटा हो 2 तरह का। एक तो आपके पास डेटा हो रियल अकाउंट्स का, ब्ला 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 ब्ला, और डेटा हो किसका जी? फेक अकाउंट्स।
यस, फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स। जी जी जी, ताकि जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके। सही है? ठीक है जी, समझ में आ रही बात की? यस सर। अच्छा, अगर आपके बैंक में आज तक फेक अकाउंट का प्रॉब्लम आया ही नहीं है, आपके पास सिर्फ वो बंदे हैं जो फेकर्स नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार कभी भी मसला ना हो, फिर आप क्या करेंगे? सर इंटरनेट से केस स्टडीज उठाएंगे मुख्तलिफ बैंक्स की कि उन्होंने किस तरह से आपने उसको किया है। फिर उसके बाद फिर वही अपने अपने बैंक में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास खुद का अपना डेटा नहीं है तो फिर तो हम नहीं कर सकते, यही करना पड़ेगा, हमें केस स्टडीज उठानी पड़ेंगी। बेसिकली फेक अकाउंट खुलते हैं ना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की हैं, जिन कस्टमर्स का होता है उनका एक और अकाउंट खुल गया, या उनके ऊपर ही काम किया जा सकता है, क्योंकि केवाईसी उन्हीं का क्लियर किया जा सकता है जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी हो। तो इस तरह का कोई हम चेक लगा सकते हैं कि वो जब डुप्लीकेट अकाउंट किसी और कस्टमर का दूसरा अकाउंट खुलने जा रहा हो तो ऑटोमेटेड एक ईमेल भी जनरेट हो और कस्टमर की तरफ से एक ईमेल एक्सेप्टेंस की आए। जब तक कि वो कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन या कोई चीज ऐसी लूप इन नहीं होती तो वो उस अकाउंट को आगे प्रोसेस ना करने दें। हाँ, ये भी सही है। मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि जैसे हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत पुराना प्रॉब्लम है, उसमें भी हम यही काम करते थे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का डेटा होता था, उसकी बेस के ऊपर हम लर्न करते थे कि भाई फ्रॉड डिटेक्ट कर लो। ठीक है, बैंक्स के लिए मैं आपको बता ये रहा हूँ कि अगर आपके पास डेटा नहीं है फेक अकाउंट्स का, लेकिन आप उसको समझना चाह रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम इस वजह से है क्योंकि कस्टमर के बिहेवियर के अंदर जिस तरीके से कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, ये पूरा डेमोग्राफिक का डेटा आ गया, मसलन ये उसका अकाउंट ओपनिंग का डेटा आ गया। सही है? सही है, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। मेरा मकसद क्या है? ये डेटा है कि भाई ये फेक है, ये फेक का तो मेरे पास डेटा है ही नहीं, चलो भाई ये तो बात निकल गई। मैं एनालिसिस की टेक्निक से किस तरह समझूं कि एक अकाउंट जो है वो फेक बना है कि नहीं बना। था अब उसका तरीका ये है कि भाई आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं कि मेरे जो असल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ये चीज समझ लेते हैं, अगर कोई चीज इसके बरक्स जाए इन पैटर्न्स के, इसका मतलब है कि वो पोटेंशियली फेक है। सही है? अब आपको रैंगलिंग की वर्थ समझ में आएगी कि अगर मैंने यहाँ, अब मशीन लर्निंग से मेरा मसला हल नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग कर ही नहीं सकता, मेरे पास फेक का लेवल ही नहीं है, मैं मशीन लर्निंग कैसे करूंगा। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आए कि मैं इन कॉलम्स का एनालिसिस करूं कि आमतौर पे देखो इनकी एज इतनी होती है, ये इस इलाके से होते हैं, और अकाउंट ओपनिंग इतने बैलेंस के साथ की जाती है, इस टाइम में ये देखा जाता है, ये सारा डेटा मैं रैंगल करके अगर बीआई में ले जाऊं, ध्यान से रखिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये सारा डेटा रैंगल करके मैं बीआई में ले जाऊं तो मुझे वो पैटर्न्स मिल सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं ये डिटरमिन कर सकता हूं कि भाई असल लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उन पैटर्न्स को हार्ड कोड करूंगा, मैं उसकी कोई पॉलिसी बनाऊंगा, और मैं आईटी वालों को कहूंगा कि यार मेरे इन कॉलम्स की पॉलिसीज ये हैं, अकाउंट ओपनिंग के इन कॉलम्स में ये चीजें नजर आती हैं, अगर कोई चीज भी इस कॉलम के पैटर्न से डेविएट कर जाए तुम उसको फ्लैग कर दो, उसका ट्रिगर अलर्ट कर दो, उसको अलर्ट जनरेट कर दो। ये पॉसिबल है, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है कि सिंपली रैंगलिंग करके आपको समझ में आ जाएगा कि फेक अकाउंट पोटेंशियली ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जब आपको अलर्ट जनरेट होगा ना, तो जरूरी तो नहीं कि वो फेक हो, वो तो सिर्फ एक नया पैटर्न होगा, वो तो सिर्फ एक नया पैटर्न होगा जिसके थ्रू वो फ्लैग कर देगा आपको कि नहीं नहीं यार चलो ठीक है, आप उसको मॉनिटर कर लो, रियल टाइम में अलर्ट आपके पास आ जाएगा कि समथिंग इज गोइंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको, आपके कस्टमर की एज है फ्रॉम 15 ईयर्स टू 88 ईयर्स, राइट। एक बंदा आता है, वो ही इज 92 ईयर्स ओल्ड, फ्लैग जनरेट हो जाना चाहिए। तो पोटेंशियल इंडिकेटर है कि भाई पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं पिछले 3 सालों में,
अच्छा, एक बंदा आता है जो कि अकाउंट खोलता है और अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट डालता है 1 करोड़ रुपया। अगर पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, फ्लैग कर दो उसको, ठीक है। अच्छा, एक बंदा है वो अपना अकाउंट बड़े अजीबोगरीब टाइम पे खोलता है, रात के टाइम पे एकदम से अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। या फिर टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने खुलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, वो एकदम से बढ़ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बीआई चार्ट्स के थ्रू आपको वो एनालिसिस मिल सकता है जिसके थ्रू आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ ही पे पता चला सकते हैं कि कोई भी चीज मेरे अगर रियल पैटर्न से डेविएट कर जाए तो वो क्या होगा। तो भाई अगर मुझे ये डेटा मिले तो मैं तो रैंगलिंग से बता सकता हूँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि एक और हमारी डेटा माइनिंग की टेक्निक होती है। अब डेटा माइनिंग क्या होती है वो आप छोड़ दें, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। इसकी टेक्निक होती है एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग के थ्रू मैं ऐसे रूल्स निकाल सकता हूं जिसके थ्रू मुझे अलर्ट्स जनरेट करने में आसानी हो। बेसिकली ये तो डेटा गवर्नेंस नहीं होगा सर? नहीं, डेटा गवर्नेंस तो ये चीज है कि जो भी आपने एनालिसिस से रूल्स निकाले हैं उन एनालिसिस को आप स्टैंडर्डाइज, उन रूल्स को आप स्टैंडर्डाइज कर दें, वो तो एक गवर्नेंस की चीज है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं फेक को कैसे डिटेक्ट करूंगा। तो फेक को डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि आप ये समझ लें कि रियल में क्या होता है और रियल के अलावा जो कुछ भी होगा वो फेक होगा। तो रियल के पैटर्न्स पकड़ने के लिए मुझे अच्छी खासी ख्वारी करनी पड़ेगी। कुछ चीजें मुझे रैंगलिंग से पता चलेंगी, कुछ चीजें मुझे बीआई से पता चलेंगी, कुछ चीजें मुझे एआरएम से पता चलेंगी। देयर इज अनदर टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड क्लस्टर एनालिसिस। Clustering, like when we cluster it according to categories. Yeah, clustering the rows. That is a machine learning technique, but that is also a wrangling technique, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं करवाई क्योंकि ऑब्वियसली टाइम का एक मसला था। लेकिन क्लस्टरिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ रैंगलिंग टेक्निक जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि मेरे जो रियल पैटर्न्स हैं उनके सेट्स क्या बन रहे हैं। अब अगर एक नया बंदा आता है फेक अकाउंट का, आपके अगर डेटा के 3 क्लस्टर्स बने हैं C1, C2, C3, अगर कोई ऐसी रो आती है जो इनमें से एक भी क्लस्टर में फिट नहीं होती तो दैट इज अ पोटेंशियली फेक अकाउंट। तो ये हो सकता है, लेकिन ये काम थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 महीने का काम है, लेकिन ये हो सकता है कि आप एक ऐसा मॉडल बना दें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो कि आपको डिस्कवर करके दे दे कि भाई ये पोटेंशियल अकाउंट फेक जो है वो उसको फ्लैग कर दे। मेरे ख्याल में तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, लेकिन इसके लिए मशीन लर्निंग इज नॉट द सोल्यूशन। यू नीड टू डू रैंगलिंग, यू नीड टू डू बीआई, यू नीड टू डू एसोसिएशन रूल माइनिंग। इनमें से बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट भी होंगी, डुप्लीकेट्स को डिलीट कर दें। एंड यू नीड टू डू क्लस्टर एनालिसिस व्हिच इज प्रोबेबली द मोर रोबस्ट टेक्निक। इन चारों के जब आप रिजल्ट्स को जमा करेंगे तो आपके पास वो पैटर्न्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप ये डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या डिस्कवर कर सकते हैं, फेक अकाउंट आया कि नहीं आया। आपको गवर्नेंस के थ्रू पॉलिसीज एंड हार्ड एंड कोड कर दें और फिर उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। ये आप लोग मतलब अगर कहीं डेटा आपके पास है तो हम इस कोर्स में उसको करके देखते हैं। अगर आप कोई बंदा डेटा शेयर कर सकता है रियल अकाउंट ओपनिंग और डेमोग्राफिक का डेटा, फिर मैं आपको इसमें बता सकता हूँ। बल्कि मैं आप लोगों को भी काम दे दूंगा कि तुम लोग करो बैठ के इसको। अगर कोई डेटा ऐसा आ जाता है तो आप प्लीज लेकर आए और इस पे हम काम करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब काम रैंगलिंग और एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सब काम यहाँ पे आउटपुट को जनरेट करेंगे। यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सर्विंग लेयर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका डेटा यहाँ पर आया, इसका आउटपुट यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे कोई और थोड़ा बहुत उनको इंटीग्रेट करना पड़े या कुछ और करना पड़े, यहाँ पर हो सकता है मुझे कुछ काम करना पड़े। फिर फाइनली मैं वो रिजल्ट्स अपने बीआई डैशबोर्ड पे डाल देता हूँ और इंटीग्रेटेड मैं रिजल्ट्स देख सकता हूँ। कुछ चीजें मेरी रियल टाइम में अपडेट हो रही होंगी, एक ये अलग डैशबोर्ड होगा और ये अलग पेज पे हो रही होंगी, ये उसी डैशबोर्ड का एक पेज होगा जिसमें नॉन रियल टाइम एनालिसिस आप मुस्तकिल आप देख सकते हैं। सो दिस होल कहानी, ये पूरी कहानी जो है दैट इज कॉल्ड अ बिग डेटा आर्किटेक्चर, दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर। और इसमें मेरे पास 3-4 चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया लैम्डा आर्किटेक्चर,
जिसके अंदर ये नॉन स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग दोनों आता है, कापा आर्किटेक्चर जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रीमिंग एनालिसिस होता है, और जीटा आर्किटेक्चर जो कि बहुत आगे की चीज़ है, उसके अंदर एक मॉड्यूलर चीज़ होती है। तो हम इस कोर्स में बेसिकली तीनों आर्किटेक्चर्स की एक एक एग्जांपल कर लेंगे इंशाल्लाह हैंड्स ऑन के थ्रू, और क्या कहते हैं बाकी इफ यू कैन ब्रिंग द यूज केसेस दैट विल बी गुड। ठीक है, लैम्डा इज फॉर स्ट्रीमिंग डेटा। लैम्डा आर्किटेक्चर जब होता है तो उसके अंदर स्ट्रीमिंग एनालिसिस भी चल रहा होता है, उसके पैरेलल में नॉन स्ट्रीमिंग भी चल रहा होता है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। खैर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास पेपर असल में ये फायदा हो रहा है। यस सर, आज की क्लास में तो आपने बहुत सारी बातें बता दी। बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो यही मालूम नहीं है कि ओलैप क्यूब में क्या फर्क था। ये चीज है ना, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इन चीजों लाइक को सर ये जो रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, लाइक इट्स लाइक कंप्लीटली गोइंग टू द कोर टेक्निकल डोमेन ऑफ डेटा साइंसेस, तो इसको लाइक पूरा एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा सबको। नहीं नहीं, ये कोई टाइम नहीं लगेगा, ये आप कर लेंगे एब्जॉर्ब। मैंने आज आपको वो सब चीजें बता दी हैं कि बेसिकली मैंने आपको पढ़ा दिया है वो सब कुछ जो कि पढ़ना चाहिए। अगर आपको इन सब लैम्डा वैम्डा की सब चीजें, ये मेरा पेपर है जो पब्लिश हुआ था, ये हमने टेलीकॉम के ऊपर काम किया था, इसमें मैं आपको चीज दिखाता हूँ। इसका लिंक दे दो सर, पढ़ना है यार। आप पेपर ले लें भाई। ये देखें यहाँ पर, ये हमने एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया था, ये लैम्डा है, ये डेटा सोर्सेज है, ये वही चीज मैंने आपको बताया, ये कनेक्शन लेयर है जो कि इंजेक्शन के काम आती है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, ये डेटा लेक है। डेटा लेक ये मैंने बीच में डाल दिया है कि एक मोंगोडीबी में आप मेटा डेटा भी इस्तेमाल कर, लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेटा लेक। अब यहाँ पे ये चीज मेरी पूरी जा रही है स्ट्रीमिंग में, सॉरी नॉन स्ट्रीमिंग डेटा। ये मेरा है पूरा का पूरा स्ट्रीमिंग डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर ये देखें स्पार्क में यूज कर रहा हूँ और बैच व्यूज बना रहा हूँ, बैच डेटा है बेसिकली ये। इसके अंदर मैं मशीन लर्निंग भी कर सकता हूँ, सब कुछ जो भी है। ये मेरा काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू ये मेरा रियल टाइम डेटा एनालिसिस हो रहा है, और फिर मैं सबको जो है यहाँ पर इस सर्विंग लेयर में जमा कर रहा हूँ। सबके रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसका रिजल्ट भी यहाँ पर आ रहा है, और फिर उसको मैं डैशबोर्ड पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग रेस्ट एपीआईज, और आई एम यूजिंग जेनकिंस, आई एम यूजिंग डॉकर, आई एम यूजिंग गिट फॉर कंटिन्यूअस वो जो हमारी डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि रियल टाइम में आपको तो डेवऑप्स के थ्रू आपका गुजारा नहीं हो सकता। ये डैशबोर्ड्स हैं, ये मेरा एक पाइथन पे भी मैं डैशबोर्ड्स बना सकता हूँ। आई विल नीड टू हैव ये वेब सर्वर। अगर मैं सारा काम पाइथन पे करता हूँ तो पाइथन के डैशबोर्ड्स बन सकते हैं, तो वेब सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, Node.js कर लें और अपने डैशबोर्ड पाइथन पे बना के उसको अपडेट करते रहें। और अगर आप कहते हैं नहीं भी मुझे तो कोई बम्बू किस्म का पावर बीआई चाहिए, तो ठीक है, आप बम्बू किस्म का पावर बीआई पे कर लें, या एंड यूजर जिससे कनेक्ट करना चाहे वो कर ले। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि दिस इज। और दूसरी जो एग्जांपल है मैं आपको जो मैं दिखाता हूँ, अच्छा मैं नमाज हाँ वो अभी शायद रिट्रीव ना हो सके, लेट मी चले वो हम बाद में देख लेंगे। अब आपको अगर आपको ये लैम्डा कापा की समझ में आ गई ना कि लैम्डा में क्या होता है और उसमें क्या होता है, तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, वो डेटा अभी मिल नहीं रहा, कॉन्सेप्ट अगर आपको सारे समझ में आ गए तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, सही है। ठीक है सर। मैंने आपको बेसिकली आज की क्लास सर में ये मैंने जो आपको रिकॉर्डिंग है ये जी रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ ड्राइव पे। मैंने आपको पूरी क्लास में बता ये दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर कंपोनेंट्स को कहते हैं,
आर्किटेक्चर पूरी चीज को इकट्ठे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि हमें आर्किटेक्चर की जरूरत क्यों है, तो उसके बगैर मैं काम कर नहीं सकता, आर्किटेक्चर के बगैर ना। अब आप लोगों का आज के लेक्चर के ऊपर आप लोगों का क्विज होगा अगले संडे को इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और असाइनमेंट में मैं आपको डेटा लेक्स के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा उसका विजन डेवलप हो। मैं आपको असाइनमेंट जरा सोच समझ के फिर फॉरवर्ड करता हूँ, सही है। ड्राइव जो लिंक दिया ना वो 31 मई तक वैलिड है इंशाल्लाह, उसी के ऊपर मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा। ठीक है ओके सर। सर। सही है सर मेरा एक सवाल था जी। सर, ये जो लास्ट कोर्स जो था उससे रिलेटेड है, अभी जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड नहीं है। उसमें आपने डेटा रैंगलिंग की जो एक क्लास ली थी जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटा रैंगलिंग कराई थी, उसके अंदर आपने फिर एंड में एक वो बताया था ETL के नाम से बताया था, लेकिन कि ETL के थ्रू भी ये सारी डेटा रैंगलिंग वाली चीज़ें होती हैं। तो सर उसके बारे में थोड़ा सी ETL तो एक ATL वो टर्म है जो कि हम इसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे कि आपने डेटा को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उसको रैंगल किया, ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसको वेयर हाउस में लोड कर दिया। तो ETL उसका पुराना नाम है, आप ये समझें। आजकल उसको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं, रैंगलिंग भी कहते हैं, डेटा ड्रेजिंग भी कहते हैं, डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं। तो ETL का मतलब यही है, एक्सट्रैक्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया बेसिकली ना। सही। सर बेसिकली जब हम वहाँ पे वो लगा रहे थे ना, रेजेक्स की कमांड लगा रहे थे, रेजेक्स की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे थे, तो स्पेसिफिकली आपने वहाँ पे ETL का जिक्र किया था। तो नहीं, तो उसका वहाँ उससे पे कोई, वो तो मैंने वैसे ही किसी और वजह से कर दिया, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ETL का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप डेटा के साथ कर सकते हैं उसको समझने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि आप बाद में एनालिटिक्स उस पर कर सकें। तो ETL में ना ख्वारी ये होती है कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट भी खुद करना पड़ता है, जो मैंने आज आपको बताया ना कि आपको IT वालों के साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो में आ जाता है सारा कुछ। ETL पूरे प्रोसेस का नाम है कि IT वालों से डेटा निकालना, फिर उसको रैंगल करना, साफ करना, समझना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, ये पूरे उसको ETL भी कहते हैं। तो आप ये समझें कि जो हमने रैंगलिंग की थी ना, रैंगलिंग हमने ETL का एक काम किया है, टी वाला काम हमने किया है कि डेटा को साफ करके ट्रांसफॉर्म किया उसको। सही है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ओके, अल्लाह Yes, sir. हाफिज। हाफिज।